अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, समझ में आ जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सेल है। सेल आपको पता है, ठीक है। ये एक सेल है, हमारा बॉडी में जो सेल हमारे जो जिस्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे खलियात है, तो ये एक खलिया है और उसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं मरकजा, यानी ये न्यूक्लियस है हमारा, कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द सेल इसको हम कहते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको दिख रहा है, ये है क्रोमोजोम, ये है क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम होते क्या है एक्चुअल में, देखिए ये एक धागा आपको दिख रहा होगा, रील जो है आपके सामने है। इसी रील को अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो मुझको मिलेगा डीएनए। ये जो चेन है, अगर आप ये रील को अगर पूरा खोल दोगे, इस तरह खोल दोगे, तो आपको डीएनए हासिल होगा। और इसी रील को अगर, इसी धागे को आप अगर बंद कर दोगे तो आपको मिलेगा क्रोमोजोम। तो मतलब क्या आया, मतलब ये होता है कि जो क्रोमोजोम है वो डीएनए को एक दूसरे पर लपेटने से जो क्रोमोजोम बना है। तो क्रोमोजोम जो बना हुआ है वो डीएनए से बना हुआ है। ये एक जनरल बेसिक चीज है जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। ये याद रखना है, अगर मैं इस रील को लपेटा तो ये क्रोमोजोम बनेगा, और अगर इस रील को मैंने खोल दिया, धागा बाहर निकाला, तो वो धागा जो है उसको हम डीएनए बोलेंगे। तो जो क्रोमोजोम है वो डीएनए से बना है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन ले रहा था। चलिए, तो फिर डीएनए क्या है, तो देखिए ये डीएनए की एक चेन है, ये डीएनए का एक साख्त है, ये डीएनए की एक साख्त है। अब इसमें होता क्या है, ये जो छोटा पार्ट है ना डीएनए में, यहां पर समझ लो कहीं एक पार्ट है, इतने पार्ट को, इसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, यानी डीएनए के सालमे के हिस्से को हम जीन कहते हैं। तो ये डीएनए का जो सालमा है, इसका एक हिस्सा, तो ऐसे डीएनए पे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 हिस्से होंगे हर तरफ। एक हिस्सा यह होगा, एक हिस्सा यह होगा, एक हिस्सा यह होगा। तो ये जो डीएनए का एक हिस्सा है, इसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन जो है कैरेक्टर ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। जीन का काम क्या है कि जीन खलिए और जिस्म की साख के अफाल पर काबू रखते हैं। अब ये अफाल पर काबू और उसकी साख पर काबू कैसे रखते हैं, ये अभी हम पूरा सीखेंगे। तो थोड़ा बेसिक इसीलिए ले रहा हूं मैं। देखिए ये जो डीएनए है, इसके यहां पर ये जो हिस्सा है, इसको हम कह रहे हैं जीन। ऐसे आजू एक और हिस्सा होगा, उसके बाजू वो भी जीन है, इसके बाजू एक और हिस्सा वो भी जीन है। ऐसे बहुत सारे जीन जो है वो डीएनए पर होते हैं, और ये जीन जो है, यही जीन काम करते हैं जिस्म की साख बनाने में और उनके अफाल, यानी अफाल का मतलब होता है काम। जो जिस्म काम करता है, जो जिस्म की साख्त बनती है, वो इस जीन की वजह से बनती है। क्लियर। जैसे क्या जीन कैसे, जैसे यहां पर ये बंदर आपको नजर आ रहा हो, अब इसके आपको कान, नाक, आंख सब वाज़े तौर पर बनते, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं जिस्म की साख, है ना। तो ये इसके नाक, कान, आंख सब आपको नजर आ रहे हैं। तो एनी डिटेक्टेबल फीचर इट इज कॉल्ड कैरेक्टर, मतलब जो भी हमको जाहिरी तौर पर नजर आएगा उसको हम बोलेंगे साख, या उसको हम कैरेक्टर बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, सेमी इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में यूज की है, तो उसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे आप 11-12 में बहुत काम आएंगे। अब जीन जिस्म की साख और अफाल पर काबू रखते हैं। भाई ये अफाल पर काबू कैसे रखते हैं, मतलब ये साख कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। देखिए कोई हाइट किसी की लंबी होती है, किसी की हाइट कम होती है, यानी कोई शॉर्ट होता है, कोई लॉन्ग होता है। ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारे डीएनए के ऊपर जो जीन है वो बताता है कि कौन कितना लंबा होगा, कौन कितना छोटा होगा। ये जीन डिसाइड करता है। ये जो लिखा है जीन खलिए जिस्म के साख अफाल पर काबू रखते हैं, ठीक है। किसी का रंग काला होगा, किसी का रंग गोरा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये जीन डिसाइड करेगा। किसी के हेयर भूरे होंगे, किसी के हेयर करली होंगे, किसी के हेयर काले होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये जीन, जो डीएनए पे जीन है ये डिसाइड करता है। जीन का काम ही है ये सब चीजों को बनाना। ये सब चीजें जीन की वजह से, जो स्किन का कलर है वो जीन की वजह से बनता है, किसी का
गोरा कलर बनता है, किसी का काला कलर बनता है। हर एक का जीन जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए हर एक का जो है कलर अलग आएगा, हर एक की हाइट अलग आएगी, सब किसी के बाल अलग आएंगे, दूसरा किसी के आंखों का कलर अलग आएगा, किसी का भूरा कलर होगा, किसी का काला कलर होगा, किसी का मुख्तलिफ किस्मों के कलर आंखों के यहाँ पर मिलेंगे। ये किस वजह से होते हैं? ये जीन की वजह से। तो जीन का जो काम है दरअसल वो जिस्म की साख, जिस्म को किस तरह साख देना है, किस तरह कलर देना है, बालों का कलर किस तरह होगा, आंख का कलर किस तरह होगा, बंदा हाइट वाला होगा, बंदा शॉर्ट होगा, ये तमाम के तमाम चीजें किस पर कौन काबू रखता है? जीन काबू में रखता है। ये सारे इसके काम जो है वो जीन के काबू में होते हैं। ठीक है, अब जीन सिर्फ जाहिरी काम अफाल पर काबू नहीं रखता है, जैसे ये कलर जाहिर है, ये जाहिरी दिख रहा है हमको, बल्कि जीन का काम ऐसा है कि वो जहनी अफाल पर भी काबू रखता है। जहनी अफाल का मतलब क्या हो गया? अभी कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है, मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई बहुत काम है, बहुत कितना भी उसको सुनाओ वो खामोशी रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, यानी बहुत कम सुखन होता है, और कोई बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये भी कौन? जीन की वजह से होता है। ये तमाम के तमाम चीजें तो जो जाहिरी तौर पर दिख रही है वो चीजें तो जीन कंट्रोल करता है, जीन पर काबू करता ही है उस पर, बट जो जहनी अफाल है उस पर भी जीन जो है वो काबू रखता है। मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डीएनए का मॉडल है। तो अभी तक हमने क्या देखा है? ऑल दिस डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर ऑल कॉल्ड ट्रेट। मुख्तलिफ किस्म के अकसाम की साख्त को हम खसलत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जितने भी कैरेक्टर अभी हमने यहाँ पर देखे, जितने भी अकसाख्त हमने यहाँ पर देखे, काला, गोरा, ऊंचा, लंबा, पेट, नाटा, उसके बाद तो इसको हम कहते हैं खसलत, चाहे वो जहनी हो चाहे वो जिस्मानी। ठीक है, उसके बाद ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब फिजिकली और मेंटली भी हो सकते हैं। खसलत जाहिरी भी हो सकती है और दिमागी भी हो सकती है। जैसे गुस्सा जल्दी आता है, कोई किसी को गुस्सा आता ही नहीं है, कोई बहुत जल्दी हंसने लगता है, किसी को हंसी आती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल होती है। उसके बाद ये तमाम खसलत को जीन कंट्रोल करता है। हमारे डीएनए के ऊपर जो जीन है वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ गया होगा, ये मैं 9th का ले रहा हूं ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। अब क्रोमोसोम देखते हैं हम, ये भी 9th में आपने पढ़े हैं, खैर नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं। ये क्रोमोसोम है। देखिए क्रोमोसोम की ये दो जो हाथ दिख रहे हैं आपको, बाजू, ये दोनों बाजू को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोटेड, यानी दुख्तर क्रोमोसोम। इसको याद रखें जो मैं चीजें बता रहा हूं आप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया है कि अगर मैं डीएनए को लपेटूंगा लपेटूंगा लपेटूंगा, धागे की तरह रील बनाऊंगा तो क्रोमोसोम बनेगा, और इसी क्रोमोसोम को अगर मैं खोलूंगा 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 तो मुझे धागा मिलेगा, और वो धागा डीएनए रहेगा। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। क्रोमोसोम डीएनए से बना। ठीक है, चलिए, और ये जो दो हाथ है, जो बाजू है, उसको हम कहते हैं दुख्तर क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? दुख्तर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। देखिए जो न्यूक्लियस में यानी मरकजे में, खलिए के मरकजे में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो आपने देखा ये जोड़ी है दो क्रोमोसोम की। अब देखिए जोड़ी में है तो इनके ऊपर जो जोड़ी है, ये जोड़ी को हम नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जोड़ी में ही पाए जाते हैं और उन जोड़ी वाले क्रोमोसोम को है कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए देखिए इसके ऊपर, अब जो क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर जीन होगा क्योंकि डीएनए से बना है क्रोमोसोम, और डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन होता है, तो क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन हुआ। अब क्योंकि क्रोमोसोम जोड़ी में है तो जीन भी जोड़ी में हुआ, तो यहाँ पर जीन भी जो है इसके ऊपर का जीन, एक इसका जीन, एक इसका जीन, एक इस वाले क्रोमोसोम का जीन, एक ये वाले क्रोमोसोम का जीन, एक ये वाले क्रोमोसोम का जीन, एक ये वाले क्रोमोसोम का जीन, तो जीन भी जोड़ी में आते हैं। क्रोमोसोम तो जोड़ी में होते ही होते हैं, बट जीन भी जोड़ी में होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे जीन इज आल्सो प्रेजेंट इन पेयर। जीन भी हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, और इस जोड़ी में पाए जाने वाले जीन्स को हम कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं? अलील्स। इसे हम कहते हैं अलील्स। चलिए ये क्रोमोसोम का थोड़ा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया,
बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये हमारा सेल है, खलिया जिसे हम कहते हैं। उसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, मरकजा दिख रहा होगा, मरकजे में आपको डीएनए दिख रहा है। देखिए एक इंसानी खलिये में, एक इंसानी खलिये में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको आप कहीं पर भी लिख दिए, खाली जगह में आता है। हर खलिये में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि क्रोमोसोम अकेले नहीं आते, वो तो जोड़ी में आते हैं। तो अगर एक इंसानी खलिये में 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है, तो फिर जोड़ी में कितने हो गए? वो 23 हो गए। कितने हो गए? 23 पेयर हो जाएगा। ये एक पेयर, ये एक पेयर, ऐसे क्रोमोसोम पेयर में 23 मिलेंगे। लेकिन सिंगल सिंगल देखेंगे तो हम यहाँ पर हमको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। ये भी आप लिख लीजिए, खाली जगह में ये पूछी जाती है। तो ईच सेल हैव 46 क्रोमोसोम, हर खलिये में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? तो ईच सेल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हर खलिया हमारा क्रोमोसोम की 23 जोड़ियां होती है। ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज थी, इसको याद रखिए। तो थोड़ा अभी तक जितना पड़ा उसका मैं थोड़ा रिवीजन लेता हूं ताकि आपको थोड़ा ये याद करने में आसानी हो जाए। देखिए क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, हमको मालूम है। डीएनए को लपेटा 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 क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, उसके बाद है डीएनए के साल्मे के हिस्से को हम जीन कहते हैं। उसके बाद है क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, कभी भी हमेशा जोड़ी में आते हैं, और उस जोड़ी वाले क्रोमोसोम को आप कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद पेयर जीन भी जोड़ी में आते हैं। अगर क्रोमोसोम जोड़ी में आएंगे तो जीन भी जोड़ी में आएंगे, और उस जोड़ी को हम कहेंगे अलील्स। याद रखिए, सब खाली जगहों में पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं डीएनए की साख। डीएनए का मुताला करेंगे। देखो ये मैं जो बता रहा हूं अजीज तलबा, पहले इस बात को ध्यान में रखो। ये बताने का मकसद है कि बेसिक तुमको आज समझेगा तो आगे का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो अब डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की साख का मुताला हम करेंगे, और बहुत ध्यान से इसको आप कॉपी किताब लेकर लिखते बैठिए। देखिए ये हमारा है डीएनए का मॉडल, ये डीएनए का एक साल्मा है, डीएनए की एक साख्त है। अब पहले आप समझ लीजिए कि ये जो डीएनए बना है इसकी 2 सीढ़ी आपको दिख रही है। ये सीढ़ी के 2 खंबे हैं। अगर मैं इसको और इस खंबे को इस तरह खींचूंगा, अगर मैं इस डीएनए के साल्मे के इस खंबे को इस तरह सीधा करूंगा, इस खंबे को इस तरह सीधा करूंगा, तो ये इसकी कुछ शक्ल इस तरह मुझको हासिल, डीएनए की शक्ल अगर खींचने पर मुझको इस तरह सीढ़ी की शक्ल में ये डीएनए हासिल होगा। किसकी शक्ल में हासिल होगा? ये सीढ़ी की शक्ल में। बात समझ में आ गई? अगर मैं ये डीएनए को इस तरफ से और इस तरफ से खींचूंगा तो मुझे इस सीढ़ी की शक्ल का एक डीएनए मिलेगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर 3 साल्मात से मिलकर बना है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है 3 साल्मात से मिलकर बना, 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं। सबसे पहला जो होता है कंपोनेंट पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर। याद रखो ये सब चीजें। सेकंड होता है फास्फेट, या उसको हम फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। थर्ड जो होता है हमारा वो नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनी मादे। ये चीजें याद रखिए। डीएनए इन 3 साल्मात से मिलकर बना है। डीएनए पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी मादे से मिलकर बना है। अब डीएनए बना कैसे है उसको हम थोड़ा क्या देख लेते हैं। चलो कैसे देखेंगे। देखो मैंने क्या कहा, ये एक शुगर है, ये एक फास्फेट है। ये जो डीएनए का जो सीढ़ी देखे आपने उसका एक डंडा जो है इस तरह बना हुआ है। शुगर को एक फास्फोरस मॉलिक्यूल, फास्फोरस का साल्मा जुड़ा हुआ है। ये शुगर का साल्मा है और उसको फास्फोरस का साल्मा जुड़ा हुआ है। इसी तरह यहां भी शुगर का फार्मूला फास्फोरस के फार्मूले से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस शुगर से जुड़ा हुआ है, शुगर फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। इस तरह ये एक चेन बनी हुई है, ये एक चेन बनी हुई है। दूसरी भी चेन, तो दूसरा डंडा है सीढ़ी का डीएनए का, वो भी इसी तरह बना हुआ है। फास्फोरस शुगर यानी शक्कर और फास्फोरस। अब आप गौर करेंगे इस चेन में, तो ये चेन जब यहां से शुरू होती है तो शुगर फास्फोरस शुगर फास्फोरस शुगर फास्फोरस शुगर फास्फोरस, और जब यहां से शुरू होती है तो फास्फोरस शुगर फास्फोरस शुगर फास्फोरस शुगर फास्फोरस। मतलब ये दोनों जो चेन होती है ये एक दूसरे के मुतजाद होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के मुतजाद होती है ना। याद रखो इसको। क्या लिखेंगे हमने? डीएनए के 2 मरगुले, मरगुले मतलब 2 डंडे हमारे, यानी सीढ़ी के नमूने के 2 खंबे,
हर खंभा बारी बारी जुड़े हुए शक्कर के साल में, यानी ये शुगर एस जो है और फास्फोरिक एसिड से बना होता है। ये डंडा फास्फोरिक एसिड और शुगर से बना होता है। जो हमने क्रॉस देखे थे ऐसा जो सांप की तरह घूम रहा था, वो ये दो चीजें हैं, शुगर और फास्फोरस। चलो आपको इतना समझ गया, ठीक है। अब जो होता है ना, ये शुगर पे जो लगा होता है, ये शक्कर जो है, शक्कर का जो मॉलिक्यूल है, उसका जो साल्मा है, उसके ऊपर क्या लगा होता है? उसके ऊपर लगा होता है नाइट्रोजनी मादे, जिसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड मतलब ये जो सीडी है, एवरी शुगर इज अटैच विथ नाइट्रोजन बेस। सीडी का हर कदमचा मतलब ये उसका डंडा, कदमचा जिसके ऊपर पैर रखकर हम चढ़ते हैं, कदमचा। अगर आप सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो कदमचे पे पैर रखेंगे, और ये दो डंडे हैं, ये बीच में कदमचा आएगा। तो क्या कह रहा है? सीढ़ी का हर कदमचा हाइड्रोजनी बंदिश के जरिए जुड़े हुए नाइट्रोजनी मादे की जोड़ी होती है। अब नाइट्रोजनी मादे क्या, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एक नाइट्रोजनी मादा जुड़ गया, ये नाइट्रोजनी मादा जुड़ गया, यानी अब हम कदमचा बना रहे हैं। तो जो डीएनए का जो कदमचा है, यानी सीढ़ी जिसके ऊपर हम चढ़ेंगे पैर रखकर, वो किससे बना होता है? नाइट्रोजनी मादे से, नाइट्रोजन बेस से बना होता है। इधर भी वैसे ही रहेगा नाइट्रोजन बेस। चलो इसको बना दे, नाइट्रोजन बेस को बना दिया, ये बन गया। देखिए अब ये जो नाइट्रोजन बेस है वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। 4 किस्म के ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। पहला होता है एडेनिन, इसको कहीं भी अच्छा लिखो, एडेनिन। दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है थायमिन। ये जो सीढ़ी के डंडे बने हुए हैं, जिनको हम नाइट्रोजन बेस कहेंगे, ये 4 साल्मा से 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजनी मादे होते हैं। पहला मादा होता है एडेनिन, दूसरा मादा होता है गुआनिन, तीसरा मादा होता है साइटोसिन, चौथा मादा होता है थायमिन। नाम आपको ऐसे ही लिखने, इंग्लिश में लिखेंगे आप नाम चलेगा, या उर्दू में एडेनिन लिखिए, गुआनिन लिखिए, साइटोसिन लिखिए, थायमिन लिखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अब क्या होता है ना, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, ये एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, और गुआनिन जो है उसकी बंदिश होगी साइटोसिन से। एडेनिन की बंदिश होंगी थायमिन से, गुआनिन की बंदिश होंगी साइटोसिन से। तो हम क्या लिखेंगे? ये जो एडेनिन और गुआनिन है, ठीक है, इसकी बंदिश करते हैं। देखिए एडेनिन मिला थायमिन से, गुआनिन मिला साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, थायमिन एडेनिन से। तो ये जो बंदिशें बनेंगी, ये नाइट्रोजन बेस के दरमियान जो बंदिशें है, ये बंदिशें कौन किसके साथ बंदिश बनाएगा, तो ये आपको याद रखना है। एडेनिन थायमिन के साथ बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाएगा। क्लियर? चलिए, और ये एडेनिन और गुआनिन एक साथ, इनको हम कहते हैं प्यूरिन्स। क्या कहते हैं? प्यूरिन्स। एडेनिन और गुआनिन बोलेंगे, उर्दू में गुआनिन लिखा हुआ है ना, प्यूरिन्स कहते हैं। एडेनिन और गुआनिन को हम प्यूरिन्स कहते हैं, बट साइटोसिन और थायमिन को हम कहते हैं पैरामिडीन्स। क्या कहते हैं? पैरामिडीन्स। साइटोसिन और थायमिन को हम कहते हैं पैरामिडीन्स। ये याद रखना है आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो एडेनिन गुआनिन मिलकर बना प्यूरिन्स बोलेंगे उनको, साइटोसिन और थायमिन को पैरामिडीन्स बोलेंगे, ये याद रखिए। चलिए अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, जो 2 खंबे होते हैं, तो वो बने होते हैं शुगर और फास्फोरस से, और बीच में होता है नाइट्रोजन बेस। और कौन किससे जुड़ा होता है? 4 साल्मात होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा डीएनए का साल्मा है, डीएनए की शाख। अब देखिए क्या होता है कि एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, ये हमने अभी देखा है। एडेनिन ओनली पेयर विथ थायमिन बाय 2 नाइट्रोजन बॉन्ड्स। बॉन्ड मतलब बंदिश, तो 2 नाइट्रोजन बंदिश से ये जुड़ेगा। देखो 2 नाइट्रोजन बंदिश में यहां पर आपको बना रहा हूं। तो एडेनिन थायमिन किससे किससे जुड़ा है? देखो ये एडेनिन थायमिन और एडेनिन थायमिन, तो ये जब जुड़ेंगे, जब डंडा बनेगा बीच का, तो वो बनेगा 2 नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एडेनिन और थायमिन की जो बंदिशें होगी वो 2 बंदिशें होगी, मतलब 2 नाइट्रोजन बेस के बॉन्ड बनेंगे, 2 दोहरी बंदिश जिसको हम कहते हैं वो होगी।
बट गानिन और साइटोसिन की जो बंदिश होगी वो होगी 3 नाइट्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बॉन्ड बनेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा पूरा डीएनए बन गया जो मैंने तोड़ा और उसको फिर वापस से बना दिया। तो आपको याद रखना है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, 2 खंबे है, वो बनते हैं शुगर फास्फोड से। डीएनए शुगर के साथ अटैच होता है नाइट्रोजन बेस, है ना। गुआनिन मिलता है साइटोसिन के साथ, एडेनिन मिलता है थायमिन के साथ। ये हो गया हमारा डीएनए मॉडल। ये आपको सीखना बहुत जरूरी था। चलिए ये वापस से डीएनए मॉडल लाया और कुछ आपको थोड़ा सा बता दूं इसके अंदर। क्या बता दूं? देखिए ये जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजनी मादे है, ये नाइट्रोजनी मादे और शुगर, इन दोनों को अगर मैं साथ में लेता हूं, फिर से देख लीजिए, इस नाइट्रोजनी मादा और शुगर को अगर मैं साथ में लेता हूं तो मैं इसको बोलूंगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसाइड। शक्कर और नाइट्रोजनी मादे की जोड़ी को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड है, इतनी दोनों की जोड़ी। क्लियर? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। बट अगर मैं इनके साथ फास्फोरस भी ले लूं, इनके साथ ये फास्फोरस भी ले लूं, तो ये तीनों की जोड़ी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। मेरे साथ आप जो दोहरा सकते हो, शक्कर और नाइट्रोजनी मादे की जोड़ी को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, लेकिन शक्कर और नाइट्रोजनी मादे और फास्फोरस तीनों की जोड़ी को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। और ऐसे डीएनए में बेशुमार न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं। तो डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है। कितने न्यूक्लियोटाइड है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो हम क्या लिखेंगे? डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पॉली न्यूक्लियोटाइड जंजीर बनती है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एक का मतलब होता है वन, पॉली मतलब पॉली। तो डीएनए मेड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड पॉलो न्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस जंजीर को हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड जंजीर। बात समझ में आ गई हो? ठीक है, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड डीएनए की चेन में, क्योंकि डीएनए की जो मात्रा होता है, डीएनए का जो साख्त है, वो बहुत बड़ी चेन है, बहुत लंबी चेन है डीएनए की। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब देखते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, ये भी थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है। और खलिए से के अंदर होता है आरएनए। मतलब क्या कि खलिए में जो न्यूक्लियस है उसमें आरएनए बनता है। कैसे बनता है मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ में आपको पढ़ाऊंगा कि आरएनए बनता कैसे। ठीक है, आरएनए, तो आरएनए भी एक चेन है, बट यहां पर आप देखेंगे कि सिंगल डंडा है, सिंगल खंबा है, अकेला है, दूसरा खंबा गायब है यहां से। तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड चेन है, याद रखना, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड चेन है। तो हम क्या लिखेंगे? आरएनए इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। आरएनए खलिए में पाया जाने वाला दूसरा अहम एसिड है। ठीक है, आगे क्या देखेंगे हम कि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड। मैंने अभी बताया आपको कि ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसमें डबल डंडा नहीं होता है। शुगर, फास्फेट, बैकबोन एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। अब यहां भी 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस होते हैं आरएनए में। तो ये एसिड राइबो शुगर, फास्फेट के साल्मर और गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरैसिल, इन 4 नाइट्रोजनी मादों से बनता है। अब चलो मैं थोड़ा इसको समझा। जैसे हमने डीएनए का मॉडल देखे थे तो आपने देखा था वहां पर 4 नाइट्रोजनी मादे थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। बट आरएनए में भी 4 मादे होते हैं, बट वो कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, बट थायमिन नहीं होता, उसकी जगह होता है यूरैसिल। ये आपको याद रखना है। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, उसमें जो नाइट्रोजनी मादा पाया जाता है वो उसका नाम होता है यूरैसिल। बात समझ में आ गई? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरैसिल।
आरएनए में 4 मादे पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी मादे, जिनके नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। चल, बहुत ज्यादा मैंने रिपीट कर दिया है एक चीज को, हो गया, इतना आपको समझ गया। अब ये हमारा है एक आरएनए की चेन, सिंगल है ना, आरएनए की चेन है, ये आरएनए मॉडल है, ठीक है। देखो आरएनए जो है, जो एडेनिन और साइटोसिन, ये एडेनिन और ये शुगर, ये नाइट्रोजनी मादा और शक्कर, इसको हम क्या कहेंगे आपको पता है, और फास्फोरस को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। नाइट्रोजनी मादा, शुगर और फास्फोरस, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऐसे यहां पर न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आरएनए, छोटी यूनिट इसकी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनते हैं, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। देखो राइबोज शुगर यानी ये एस, फास्फेट का साल्मा यानी ये पी, और एक नाइट्रोजनी मादे का साल्मा मिलकर न्यूक्लियोक एसिड की एक जंजीर की एक कड़ी यानी वो न्यूक्लियोटाइड बनती है। अब ये कड़ी बनी यहां पर, ऐसी कई कड़ियां जुड़कर आरएनए का बड़ा साल्मा तैयार करती है। तो अभी जो मैंने जो हाईलाइट किया, ये एक कड़ी है, ये एक कड़ी है, तो वो बहुत सारी ऐसी कड़ियां मिलती है और एक आरएनए का साल्मा तैयार होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यू ले लिया मैंने, थायमिन नहीं है बल्कि इसके अंदर आता है यूरेसिल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके अफाल के बिना पर ये 3 किस्मों के होते हैं। कौन भाई, आरएनए। देखो नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, और मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। तो 3 टाइप होती है, टाइप्स ऑफ आरएनए हमारे पास है। पहला होता है एमआरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसके अंदर एक डंडा होता है सीढ़ी का। उसके बाद होता है आरआरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं हम इसको। ये राइबोसोम में होता है, खलिए के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जितना भी हिस्सा होता है वो पूरा राइबोसोम होता है, उसको याद रखिए। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, इसका काम है खत ले जाना, खत पहुंचाना। ये क्योंकि टपाल है, ये हमारा ट्रांसफर आरएनए टपाल है हमारा, है ना, ये हमारा क्या है, टपाल है, याद रखना। ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है आगे देखेंगे हम। और ये हमारा एमआरएनए है, ये मैसेंजर है, ये कुरियर सर्विस देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो आज की वीडियो में अजीज तलबा इतना ही है। ये जो मैंने बेसिक पढ़ाया आपको, ये तमाम के तमाम बेसिक का काम आपको आगे जो टॉपिक आने वाला है उसमें होने वाला है। तो जितने मैंने चीजें पढ़ाया उसको रिपीट करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसको याद करो। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया बेसिक वाला वीडियो, तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।